चलो चलो उतरो, आखिरी स्टॉप आइए, चलिए उतरिए। चलो ड्राइवर भाई साहब, डिपो ले चलो। अरे एक मिनट। ये लड़की किसके साथ हो? कहाँ उतरना था? कहाँ जाना है? वो मेरा अब्बू। रुक, कहाँ भाग रही है? रुक। ये इतने पैसे चोरी करके भाग रही थी? पॉकेट मारा किसी का? कहाँ से आए पैसे? रुक, कहाँ भाग रही? बस में से चोरी किया ना किसी का पर्स? छोड़ो किसका पर्स है? मुझे जाने दो, ये मेरा पैसा। ये रुको, ये क्या कर रहे हो बच्चे के साथ? शर्म नहीं आती बच्ची को छेड़ते हुए? अरे भाई साहब, बहुत ही चालाक लड़की है ये। बस में से किसी का पॉकेट चुरा कर भाग रही थी और जब मैंने पकड़ा तो मुझे फंसाने के लिए ऐसा कर रही है। किसका पर्स है ये? कहाँ से है तुम्हारे पास इतने पैसे? एक काम करे भाई साहब, पुलिस को बुलाइए। कमिंग सर। कमिंग। सर, तालाब पर जिस बच्चे की लाश मिली थी, हमने उसके बारे में तालाब के आसपास सभी लोगों से पता किया, लेकिन किसी ने भी उस बच्चे को आइडेंटिफाई नहीं किया। और हमने सभी पुलिस थानों में भी चेक किया सर, लेकिन किसी भी थाने में ऐसी कोई भी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज नहीं हुई है जो उस बच्चे की उम्र और हुलिये से मैच करती हो सकता है बच्चा यतीम हो या फिर उसकी फैमिली से ही उसके मर्डर में शामिल हो, इसलिए मिसिंग कंप्लेंट फाइल नहीं की गई। तो हो सकता है कमिंग सर। कमिंग। सर, नोएडा के एक बस स्टॉप पर 9-10 साल की एक बच्ची को पकड़ा गया है। सर, कंडक्टर का कहना है कि वो बच्ची बस में पॉकेट मार रही थी, लेकिन जब उस कंडक्टर ने उसे पकड़ा तो वो बच्ची उस पर छेड़छाड़ का आरोप लगाने लगी। शर्मा। सर चलो। बेटा, नाम क्या है तुम्हारा? देखो, डरो मत, जो भी है सच सच बताओ। क्या ये अंकल ठीक बोल रहे हैं? सर, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? इस लड़की के हाथ में जो पर्स है आप उसे देखिए, कितना पैसा है उसके अंदर। लो बेटा, पर्स देखो। नहीं। कविता, दो, छोड़ो। इतने पैसे कहां से आए तुम्हारे पास? बेटा, तुम्हारा घर कहाँ है? बताओ। जॉब कर रहा है? अरे साहब जाने दो ना साहब, गलती हो गई। तो क्या है? चाय पानी है साहब। सर, आपको खर्चा पानी चाहिए ना, ये लीजिए, रख लीजिए, पर प्लीज मुझे जाने दीजिए। ए लड़की, क्या समझाया तूने? हाँ, छोड़ इसको। सर, ये देखिए क्या निकला इस पर्स में। ये क्या है? कहां से आया तुम्हारे पास ये? किसने दिया तुम्हें? बेटा, तुम्हें मालूम है तुम्हारे पर्स में क्या था? देखो, हम अब भी पूछ रहे हैं, सच सच बता दो, क्या वो पर्स तुम्हारा है? नहीं, वो पर्स मेरा नहीं है। तो वो पर्स आपने चुराया था? नहीं, मैं चोर नहीं हूँ। तो वो पर्स आपके पास कैसे आया? सर, बहुत चालाक लड़की है। जब इसके पर्स में से पैसे निकले तो कहती मेरा है, और जब गांजा निकला तो मना करने लगी। मुझे छोड़ दीजिए, मुझे मेरे घर जाना है। अच्छा ठीक है, आपको आपके घर लेके जाएंगे, लेकिन कैसे लेके जाएं? पहले ये तो बताओ, आपका घर है कहाँ पे? याद नहीं? लेकिन आपको आपका नाम तो याद होगा ना? क्या नाम है आपका? और वो बैग आपके पास कहाँ से आया? देखो बेटा, जब तक तुम कुछ बोलोगी नहीं, ये तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देंगे। अब बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? फातिमा। फातिमा, तुम्हारा घर कहाँ है? झारखंड। झारखंड? तो झारखंड से नोएडा कैसे? रेलगाड़ी से। किसके साथ? नहीं को भी कबले कहेंगे अब्बू। अब्बू? बेटा, तुम्हें अब्बू की याद आ रही है? तो बताओ, तुम्हारे अब्बू कहाँ रहते?
हम उन्हें यहाँ बुला लेंगे। कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। सर, जिस बच्चे की लाश तालाब में मिली थी उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। उसकी मौत चाकू घोंपने से हुई थी और फॉरेंसिक टीम ने उसके कपड़ों की जांच की तो उसकी पैंट की जेब से ट्रेसेस मिले हैं सर। फातिमा के पास से भी मिले थे, तो हो सकता है फातिमा का उस बच्चे से कोई कनेक्शन उसे मिलते हैं। मुमकिन है उसके बयान से हमें उस बच्चे पर कोई क्लू मिले। इस बात में सच्चाई है कि वो झारखंड की रहने वाली है। ऐसा लगता है उसके अब्बू मर चुके हैं। उनका जिक्र होते ही वो उदास हो गई थी और तब से उसने कुछ खाया भी नहीं। मुझे नहीं खाना, मुझे जाने दो। क्या हो रहा है ये? मुझे जाना है यहाँ से। घर जाना ना आपको? बैठो। हम तो आपसे यही पूछ रहे हैं कि आपको कहाँ जाना है। जब तक आप बताओगे नहीं, हम आपको आपके घर कैसे लेके जाएंगे? बोलो। ठीक है, लेकिन हमने आपके घर का पता लगा लिया कि आप कहाँ रहती हैं। यहीं रहती हो ना, जहाँ पे लड़का रहता था? नहीं, मुझे जाना है। एक मिनट, बोलो कहाँ जाना? जगह का नाम बोलो। दुर्गापुर। गली नंबर, मकान नंबर याद है? नहीं, वो तो नहीं मालूम, पर मेरे घर की दीवार सफेद रंग की है। कहाँ थी तू फातिमा? भूख नहीं लगती क्या तुझे? तेरी वजह से अम्मी ने भी खाना नहीं खाया। दवा लेनी उनको। अम्मी आप खाना। अम्मी, आपको तो बुखार है। बुखार में सिर क्यों गर्म होता है? बातें बनाना छोड़ और चल खाना खा। रिहाना, ये अम्मी। बेटे खाना ले आ तो। लाई अम्मी। ये ले, ये देने लिए। अम्मी आपके लिए। चल। अब्बू, अपने आप को संभाल नहीं सकते तो इतना क्यों पीते हो? आपकी अम्मी को क्या हो? अच्छा बैठो, बैठ जाओ। ये लड़की कुछ भी साफ साफ नहीं बोल रही है। कुछ है जो ये शायद जानबूझ के छुपा रही है। लेकिन सर, दुर्गापुर झारखंड का एक कस्बा है। हो सकता है झारखंड की रहने वाली हो, लेकिन ये नोएडा कैसे पहुंची और इसके पास वो ड्रग क्यों मिली? और इसका उस बच्चे के साथ क्या कनेक्शन है जिसकी बॉडी हमें उस तालाब में मिली? उस बच्चे का कत्ल किसने किया, क्यों किया, किस मकसद से किया? खबरें से कटे? नहीं सर, फिलहाल तो नहीं। अगर ये मान लें कि ये दोनों बच्चे किसी ड्रग पेडलिंग गैंग के लिए काम करते हैं तो जाहिर है उन लोगों ने इन्हें ट्रेनिंग दी होगी। इसलिए ये बच्ची किसी भी सवाल का सीधा जवाब नहीं दे रही, बल्कि गोल गोल बातें करके घुमा रही। वो नहीं बोल रही जो हम इससे पूछना चाह रहे हैं। और इसने जो तुम्हें घूस देने की कोशिश की, ये रंग ढंग भी उसने वहीं से सीखे हों। ये लड़की हमें मिली गाजियाबाद से नोएडा आने वाली बस में। तो ड्रग पेडलिंग ग्रो भी उसी रूट पर एक्टिव हो। एक काम करो, इसको वापस उसी रूट पर लेकर जाओ और इसके एक्सप्रेशन को बारीकी से मॉनिटर करना। ये अपनी जगह को देखकर जरूर रिएक्ट करेगी। और ये भी पॉसिबल है कि वहाँ कोई ऐसा शख्स मिल जाए जो इस लड़की को पहचानता हो।
कौन है वहां? कौन है? कौन है? चोर! चोर चल चोर! क्या हुआ? क्या हुआ? गार्ड! क्या हुआ? कौन आया था? मैम फातिमा अपने रूम में नहीं है, गायब है। नहीं है मतलब? सर, यहाँ के गार्ड पे हमला हुआ है, फिलहाल उसे हॉस्पिटल भेज दिया है। फातिमा कुछ पता चला? नहीं सर। इधर सर, जब हम लोग आए तो गार्ड यहीं पड़ा हुआ मिला था। पता नहीं, एक लड़की गायब होगी और आप लोगों को पता नहीं क्या कर रहे थे। ये सिक्योरिटी यहाँ की? सर आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है। और मैडम आज तो हो गया ना, सीसीटीवी है? हाँ सर। फुटेज निकाली, फातिमा की फोटो सभी पुलिस स्टेशन में भेजो और पैटर्निंग टीम को भी इन्फॉर्म करो। सर सर 2 आदमी यहाँ पर आए थे, लेकिन क्या ये फातिमा को यहाँ से भगाने आए थे या फिर इन सब का फायदा उठाकर फातिमा खुद भाग गई? ये दोनों जो भी थे इस जीवन शांति में चोरी के इरादे से तो आए नहीं होंगे, तो इनका मकसद क्या था? वो फुटेज से साफ लग रहा है कि फातिमा इनके साथ नहीं गई बल्कि अपनी मर्जी से भागी। शर्मा, इस बच्ची का जल्द से जल्द मिलना जरूरी है। पता करो वो नोएडा में कहाँ हो सकती है। उसने कहा था कि वो झारखंड के दुर्गापुर की रहने वाली है। वहां की लोकल पुलिस को उसकी एक फोटो भेज। नमस्ते अंकल। हाँ नमस्ते, बोलो। एक बेड मिलेगा? 14 रुपए। ए रुक रुक रुक, चोरनी पैसे दे। ए रुक रुक रुक। एक तरफ जहां हम फातिमा को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उस बच्चे की पहचान पता करने में जुटे थे जिसकी लाश हमें तालाब में मिली थी। और काफी कोशिशों के बावजूद भी हम उसकी पहचान पता नहीं कर पाए थे। और उस बच्चे का फातिमा के साथ कोई ना कोई कनेक्शन जरूर था। फातिमा की तलाश में हमने उसकी तस्वीर झारखंड दुर्गापुर पुलिस से शेयर की, तो पता चला कि दुर्गापुर पुलिस काफी पहले से ही फातिमा के वालिद अख्तर के मर्डर केस की तहकीकात कर रही थी। और साथ ही दुर्गापुर पुलिस से फातिमा के उस घर के बारे में पता चला जहाँ फातिमा के माँ बाप जरीना और अख्तर के इंतकाल के बाद उसके दोनों भाई बहन उसकी बड़ी फूफी और फूफा के साथ रह रहे थे। साहब, मैं फातिमा की फूफी हूँ, लेकिन फातिमा तो यहाँ नहीं रहती। कहाँ रहती? वो फरीदाबाद में रहती है, मेरी छोटी बहन और उसकी छोटी फूफी शबनम के यहाँ पर। फरीदाबाद में शबनम रहती कहाँ? वो सब मैं आपको बताती हूँ साहब, लेकिन पहले आप ये तो बताइए कि फातिमा ने ऐसा क्या किया है कि आप उसे ढूंढते हुए यहाँ तक चले आए? हमने उसे नोएडा में चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार किया और उसके पास से ड्रग्स भी मिली थी। क्या? ये लड़का कौन है? इसे पहचानती है? नहीं साहब, हम इस बच्चे को तो नहीं जानते। और साहब, हम तो फातिमा को भी फरीदाबाद नहीं भेजना चाहते थे, लेकिन इन बच्चों की किस्मत ही खराब। ये बच्चे तो तभी अनाथ हो गए थे जब इनकी माँ जरीना का इंतकाल हुआ। और जरीना की मौत के बाद तो वो ज़्यादा ही शराब पीने लगा था। उसके कुछ दिनों बाद तो उन्हें भी किसी ने मार दिया। और कमाल, रेहाना और फातिमा, ये तीनों बच्चे अनाथ हो गए। साहब, ये दोनों तो फिर भी बड़े हैं, लेकिन फातिमा इतनी छोटी उम्र में ये हादसा उसे बर्दाश्त नहीं हुआ।
वो अपने अम्मी अब्बू को हमेशा याद किया करती थी और अकेले में बड़बड़ाया करती थी। अम्मी, अब्बू बुरे नहीं है, है ना अब्बू? आप मेरी तरह अम्मी से भी बहुत प्यार करते हैं ना? फातिमा को अख्तर भाई और भाभी की मौत का गहरा सदमा लगा था। हमें लगा था कि वो यहाँ रहेगी तो वो उनकी याद में पागल हो जाएगी, इसलिए हमें उसे शबनम और उनके शौहर के साथ फरीदाबाद भेजना पड़ा। रेहाना अपा, मुझे नहीं जाना। कमाल भाईजान, मुझे आपके साथ रहना है। फातिमा, अभी घर चलो, रेहाना और कमाल तुमसे घर पर मिलने आएंगे। आओगे ना मिलने? हाँ फातिमा, तू जा, हम आएंगे बड़ी फूफी के साथ, पक्का। इनसे शबनम का नंबर और एड्रेस लो और शर्मा को बोलो कि तुरंत शबनम के घर जाए। सर, याद ये लोग पूरा सच नहीं बोल रहे हैं। वहाँ हमें फातिमा उस हालत में मिलती है और यहाँ के पता चलता है कि उसके वालिद अख्तर का कत्ल हुआ था। ये अख्तर का कत्ल क्यों हुआ था? सर अख्तर को शराब की लत तो थी, साथ साथ वो जुआ भी खेलता था। सर कई लोगों से वो कर्जा भी ले रखा था। सर यहाँ के लोगों से उसकी बनती भी नहीं थी। तो अगर तुम हमें नहीं बताओगी तो वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा, और फिर तुम्हारी तरह वो किसी और के साथ भी ये सब कर सकता है। तुम नहीं चाहती ना कि किसी और के साथ ये सब हो? तो बताओ बेटा, बोलो कौन था वो? डरो नहीं, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। डरो नहीं, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। फूफा। तुम्हारे फूफा? साहब, इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्हें छोड़ दीजिए। वो लड़की झूठ बोल रही है। अपने शौहर को बचाने के लिए उस बच्ची को झूठा बोल रही हो? साहब, आप उस लड़की को जानते नहीं हो, वो एक नंबर की झूठी है। बच्ची की तरह समझा उसको हमने, लेकिन हमेशा वो एक बात से हमसे चिढ़ती थी। उसके बाप का और हमारा 36 का आंकड़ा था और हमेशा अक्सर झगड़ा होता था हम दोनों का। जब यहाँ थी तो बोलती थी कि हमारे पापा बहुत अच्छे हैं और मैंने उनको क्यों पीटा। तब तो उसे ये भी कहना चाहिए कि उसके अब्बू अख्तर का कत्ल तो नहीं किया। साहब, अख्तर का मर्डर किसी और ने नहीं बल्कि उसके बेटे फातिमा के भाई कमाल ने किया। साहब, अख्तर अपनी बीवी को पीटा करता था और उसी वजह से वो अल्लाह को प्यारी हो गई और कमाल ने इसीलिए ऐसा किया। और वो बच्ची तो साहब, वो बचपने में कुछ भी बोल रही है, हमने कुछ नहीं किया। आप उसी से पूछिए, कोई और ही होगा। सर, इसे बहुत तेज टॉयलेट आ रही है। सर, क्या हुआ? फातिमा फिर से भाग गई। फातिमा के बयान की बुनियाद पर हमने फरहान को फातिमा के साथ रेप करने के जुर्म में कस्टडी में ले लिया था, लेकिन फरहान की ये बात सच साबित हुई कि फातिमा के अब्बू को फातिमा के भाई कमाल ने ही मारा था। कमाल के खिलाफ दुर्गापुर पुलिस ने सारे सबूत जुटा लिए थे और कमाल को बाल सुधार गृह भेज दिया गया था, लेकिन फरहान लगातार इस बयान से इनकार कर रहा था। वो बार बार यही कह रहा था कि उसने फातिमा का रेप नहीं किया और फरहान के इस बयान का सपोर्ट सिर्फ उसकी बीवी शबनम ही नहीं बल्कि फातिमा की बड़ी फूफी मेहरुनिसा और फूफा मुस्तफ़ा भी कर रहे थे। पर हमने फरहान के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट फाइल कर दी थी। 2 महीने से कोर्ट में इस केस की सुनवाई चल रही थी, लेकिन इस पूरी सुनवाई के दौरान फातिमा के बड़े फूफा और फूफी कभी कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। फरहान लगातार कोर्ट में खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश कर रहा था। डिफेंस लॉयर वीना सहगल और प्रोसिक्यूशन लॉयर अनिल सिंह बार बार कोर्ट में अपना अपना पक्ष रख रहे थे, लेकिन फैसला किसके हक में जाने वाला था इसका किसी को कोई अंदाज़ा नहीं था। और फिर जो हुआ उसने इस केस का रुख एक बार फिर से बदल दिया। सर, ये जीवन शांति संस्था से मिली ड्राइंग है जहां फातिमा रहती थी। सर, मैं इस कोर्ट से रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे शबनम से सवाल जवाब करने की इजाजत दे। इजाजत है। आपने इससे पहले कभी ये ड्राइंग देखी थी? जी, घर पर फातिमा ने ही बनाई थी। आपने सबसे पहले ये ड्राइंग कब देखी थी? जब फातिमा पहली बार स्कूल नहीं गई थी। आप जा सकती हैं। सर, ये ड्राइंग से साफ साफ झलक रहा है कि रेप के बाद
उस बच्ची के दिल और दिमाग पर कितना बुरा असर पड़ा था। लेकिन इसके बावजूद भी जब वो नोएडा में आई तो पढ़ाई लिखाई में वो अच्छी थी, अव्वल थी। यानी उसने अपने गम से उबरना सीख लिया था। ये फरहान ने जो इसके साथ कुकर्म किया, ये जो घिनौना काम किया, फातिमा उससे उबर नहीं पाई। इसके अंदर आई एग्रेशन और बेचैनी की भी यही वजह है। और मिलाड अब ये सच से दूर भाग रही है। और सच से दूर इसलिए भाग रही है क्योंकि इसने जो देखा है उसको देखने के बाद इसका सच्चाई पर से विश्वास उठ गया है। और अभी भी अगर इसको न्याय नहीं मिला, इसके सच को झूठ बोलकर खारिज कर दिया गया, तो मिलाड इसके साथ बहुत बुरा होगा, इस पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। ऑब्जेक्शन सर, हम इस बच्ची को कॉम्पिटेंट विटनेस नहीं मान सकते। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। पिछले 2.5 महीने से ये सुनवाई चल रही है। आजकल हमारी सोसाइटी में माइनर्स के साथ अक्सर ऐसी अमानवीय, नीच और भद्दी हरकतें हो रही है जिससे एक बच्चे का न सिर्फ भविष्य खराब होता है बल्कि आने वाली एक पीढ़ी, सभ्यता और समाज पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इसलिए ये कोर्ट फरहान कुरैशी को गिल्टी मानता है और उसे इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाता है। फातिमा के हक में अदालत ने एक तारीखी फैसला सुनाया था। हमारी चार्जशीट में लगाए गए सारे इल्जाम सही साबित हुए थे। लेकिन ये जीत सिर्फ हमारी नहीं थी, ये जीत थी हर उस लड़की की, हर उस बच्ची की जो आए दिन वहशत का शिकार होती रहती है। और सालों की अदालती सुनवाई तक विक्टिम रोजाना तिल तिल कर मरती रहती है। लेकिन अदालत का ये फैसला उन सारे विक्टिम्स को हौसला देता है कि सच को चाहे कितना भी क्यों ना दबाया जाए, लेकिन आखिर में जीत हमेशा सच की होती है। अब मैं आदिल खान आपसे इजाजत लेता हूं। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नए केस के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक। मकसद बताना नहीं,